उवच्चायाणं नमो लोय सब्बसाहूणम् एषो पंच नमोकारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् मंगलम्। अब हम आगे देखते हैं। तो कल हम कहाँ तक देखे थे? दो ट, य और च, फिर दो ट आया था, बराबर। उसके बाद ट और ठ आया था, बराबर। उसके बाद आता है दो ड। अब जब ये दो ड आएगा ना, तो आज हम कैसे करते हैं? एक अपना एक ड है वो ऐसा है और दूसरा ड है, तो हम लोग ऐसा ड करते हैं। ये बना दो ड, जबकि इन लोगों का ड एक ये भी था, बराबर। तो एक ड यहाँ पर बनेगा, उसकी आकृति कुछ ऐसी होगी, बराबर। ऊपर वाली आकृति है वो कुछ ऐसी बनेगी और दूसरी आकृति है ये कुछ ऐसी बनेगी। ये बन गया दो ड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि देखने में आपको ऊपर ट लग रहा है और नीचे ड लग रहा है, तो ये प्रॉब्लम होगा हमको कि बराबर तो सही पढ़ नहीं सकेंगे हम। तो इसे याद रखना जरूरी है। और दूसरा इन लोगों का ड एक ये भी था, ये वाला, ये अकेला ड है। अब जब दूसरा ड इसके साथ ज्वाइंट करेंगे तो यहां से एक गोला और हो जाएगा, ये बन गया डू, ड और रस्वऊ, बराबर। और दूसरा एक ड होगा तो ये यहां से जुड़ा होगा, तो आपको ऐसा दिखेगा वो। ये दो ड है, एक ड ऊपर दूसरा ड नीचे। तो इसमें तो आपको गलती हो गई होगी। ये जब भी सामने आएगा तब आप इसे दो ड नहीं पढ़ेंगे और याद भी नहीं रहेगा। और किसी को याद रह गया तो ड और रस्वऊ डू पढ़ेंगे। उड्डयन, उड्डयन शब्द हो तब दो ड आएंगे, तो हो सकता है कि आप उड्डू भी बोले, ऐसी गलती भी हो सकती है। तो पांडुलिपि में कौन सा ज्यादा मिलता है? यही मिलेगा, यही मिलेगा। मैंने देखिए लगभग हस्तप्रत में यही आपको मिलेगा। तो अब इसे याद रखना अपने लिए बहुत जरूरी है। अब कैसे भी इसे याद रखो, कैसे याद रखेंगे? बार बार देख के ये चित्र अपने मन में बिठा दो, या तो हो सके कि ऐसा लिख के एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अपनी नोट में 4-5 बार आप लिख के देख लोगे, तब पता चल जाएगा कि ये दो ड है, ये दो ड ऐसे ही बनते थे, बराबर। अब ऐसा नहीं है कि संस्कृत प्रत में ऐसा मिलेगा, प्राकृत प्रत में ऐसा मिलेगा, सभी में एक ही स्टाइल है दो ड बनाने की। तो
बराबर। ये ट, ठ, ड ये सब है ना, सभी की आकृति में यही प्रॉब्लम होता है कि कौन सा है पता ही नहीं चलता और एक डंडा उसमें से निकल जाता है, तब हमारी गलती होती है। बराबर। क्या हुआ? ये वाला, इसमें क्या हुआ? ये मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तीनों मिलते हैं। हाँ, ये आज का है, इसे निकाल दे। आज हम दो ड बनाएंगे तो स्पष्ट दिखता है ऐसा, लेकिन प्राचीन हस्तप्रतों में आपको हो सके ये भी मिले और ये भी मिले, लेकिन मेरा कहना है कि सबसे ज्यादा आपको यही मिलेगा। हाँ, ये कम मिलेगा, लेकिन ये भी मिल सकता है, इसे भी हमको दो ड ही पढ़ना है, लेकिन इसके अंदर हाँ इसकी शिरोरेखा आगे तक जाएगी। हाँ, इसकी आगे तक जाएगी, बराबर है, आगे तक जाएगी, लेकिन वो जब ये सामने आएगा तब ये चीज हमारे ध्यान में नहीं रहती, शिरोरेखा हम भूल जाते हैं, इसी को ही सॉल्व करने की प्रयत्न करते हैं, तब हम डू ही पढ़ सकते, डू ही भी बोलो और दो ड भी बोलो, लेकिन ये आपको कठिन पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, देखो ये एक ड और दूसरा ये ड, और मानो कि ये बना एक ड और रस्व जोड़ दे इसके साथ। आइए सर, कर लीजिए। हाँ? नहीं अभी आपका है, हाँ। नहीं ये टाइम टेबल में तो मेरा लिखा हुआ है नहीं, चीज को तो बताए नहीं ये लोग ना। कोई बात नहीं, आप आ जाइए। जैसे हमने दो ड देखा, अब ड के बाद ड और ढ आता है, ये रहा ड और ये रहा ढ। आज हम ऐसा करेंगे ड और ढ, बराबर, लेकिन हाँ हाँ संयुक्त अक्षर देख रहे हैं हम। सुबह दो, हाँ दो ड हुआ था, वो देखा था, एक अक्षर देखने के बाद रुक गए थे। अब आज हम करेंगे ड और ढ, तो ऐसा करेंगे, बराबर, लेकिन हस्तप्रत में आपको कैसा मिलेगा? तो जैसे दो ड आपने देखे, तब ड की आकृति कैसी थी? तो कुछ ऐसी थी। हाँ, वो देख लिए थे, लगभग सुबह में देख लिए थे, फिर भी एक बार देख लेते। चलो, ये इसका मूल स्वरूप है ड, अकेला ड होगा तो ये है। आज हम ऐसा करते हैं, अर्वाचीन ये है, लेकिन प्राचीन में ड कैसा था? अकेला। हमने जो स्वर और व्यंजन में देखा था, तो एक ड ऐसा भी था, बराबर। तो ये रहा ड। अब आप समझ लो कि दो ड ऊपर नीचे जोड़नी करेंगे, तब उसकी डिजाइन कैसी हो जाएगी, बराबर। तो एक ड हो सकता है कि यहां पर जुड़े, ये थोड़ा लंबा करके ये डिजाइन बन जाएगी। अब ये डिजाइन सही है, मेरे हिसाब से सही है, लेकिन ये डिजाइन जब आपके सामने आएंगी तब आप इसे क्या पढ़ेंगे? नहीं ना,
हाँ, ड के साथ ऊ, तो लिखा है ड और आप इसे रस्व ऊ बोल देंगे तो डू बन जाएगा। ऊपर से आएगा ना, हाँ थोड़ा ऊपर से हाँ, तो वो आपको याद है लेकिन इनको याद नहीं है, तो आप ऐसा समझिए कि ऊपर से आ रहा है, कोई ऐसा समझता है कि इसके पीछे ऊ लगाया हुआ है, लेकिन आप दो ड का तो भास आपको होगा ही नहीं। आपको थोड़ा सा भी भ्रम नहीं होगा कि इसके अंदर दो ड मिलाया हुआ है। आइए, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, बराबर। तो ये मेरे हिसाब से ये थोड़ा कठिन है अक्षर, तो इसे थोड़ा आप सही तरीके से समझ ले, और कभी भी आपके सामने आ सकता है ये, तब आपको। हाँ, तो अब देख लो, ये दो ड है, अब ड के अंदर ऊ की मात्रा लगाए तो ये भाग जो लंबा हो गया ना, तो ये थोड़ा यहां से कम कर दे, इसको हटा दे, ये बन गया ड, बराबर। और ऊ की मात्रा यहां लगेगी, ये बन गया डू। हाँ हाँ, तो पहले इसको ये तो समझ लो, ये अकेला ड है और पीछे लग गया रस्व ऊ, ये हाँ, सिररेखा भी छोटी हो जाएगी, ये बन गया डू, बराबर। अब समझ लो कि ये एक ड, ये रहा दूसरा ड, और इसके अंदर ऊ की मात्रा लगा दे, तो ऊ की मात्रा इसके ऊपर नहीं लगेगी, यहां लगेगी, नीचे वाले ड के ऊपर, ये रही ऊ की मात्रा। तो ये एक दो और रस्व ऊ की मात्रा उड्डूयेणम शब्द हो, तो हो सकता है कि ऐसा लिखा हो। हाँ हाँ, ऊ की मात्रा है, एक ड दूसरा ड और ऊ की मात्रा, तो इसकी डिजाइन कुछ ऐसी हो जाएगी। हाँ, सिररेखा इस यहां तक बड़ी होगी, मात्रा में नहीं, लेकिन जब ये सामने आएगा तब सिररेखा के ऊपर आपकी नजर जाएगी नहीं, पड़ेगी नहीं, आप सीधा नजर इसके ऊपर ही पड़ेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। हाँ, तभी बताया था। अब ये इसका प्राचीन रूप है, बराबर, उसका मूल ये है, आज हम ये ड करते हैं, बराबर। अकेला होगा तो हो सकता है कि कुछ 100 साल 200 साल आजू बाजू वाली हस्तप्रत हो तो आपको ये भी ड मिल सकता है, लेकिन कोई हस्तप्रत में आपको ये भी ड मिल सकता है, बराबर। और जब इसी स्टाइल में जब ड होगा तो हो सकता है ये बन गया ट, पर इसके नीचे ये वाला ड, इसके नीचे ये वाला ड ज्वाइंट करो, ये डिजाइन बनी, बराबर। और यहां से ये लाइन निकल जाएगी तो ये बन गया, कुछ ऐसे डिजाइन बनेगी, ये बन गया ड और ड, हाँ, ये ड और ये भी ड है, ये प्राचीन है, ये थोड़ा इससे अर्वाचीन है, तब आपको ये क्या लगेगा कि ये ऊपर ट है नीचे ड है, और ट और ड से आप उच्चारण करेंगे तो होगा ही नहीं। तो ये सब चीज आपको याद रखना है, और हस्तप्रत जब भी पढ़ेंगे तब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। ये ड है, ऊपर भी ड है, हाँ, लेकिन समझो कि कोई हस्तप्रत 100 200 साल 300 साल आजू बाजू हो, ऐसा भी मिल सकता है, तो ये भी दो ड है, और हो सकता है ये स्टाइल में भी आपको मिले, तो ये भी दो ड है। ड बनाने की दो पद्धति है। इसमें ऊ की मात्रा कहाँ आएगी? इसमें ऊ की मात्रा नीचे ही आएगी, हाँ, अब नीचे यहाँ ऊ की मात्रा लगा दो, बराबर। जबकि ये प्राचीन था, ये थोड़ा अर्वाचीन है, तो हो सकता है कि रस्वों की मात्रा नीचे करना चालू हो गया होगा तो ही नीचे आया होगा, साइड में तो प्राचीन में होगा,
लग ही नहीं सकता। और मानो कि वो आदमी यहाँ पर साइड में लगाए, 1 मिनट ये लगाए, तो ये परंपरा प्राचीन है और ड खुद अर्वाचीन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दोनों साथ में कैसे चले? हाँ इधर वाले में कैसे लगाएंगे? हाँ, इधर वाले में की मात्रा पीछे जी तो पीछे तो यही लगाए ना। इधर इसमें एक बात तो लगी अब इसमें एर और एक लगा दे, ये एकदम प्राचीन है, इसमें तो नीचे लग ही नहीं सकता। ठीक है सर, इस वाले में कंफ्यूजन हो सकता है। कहाँ पर? इधर वाले में इस वाले में हो ही सकता। मैं वही तो बता रहा हूं कि आप एक काम करो, इस ये जो अक्षर है, ये अकेला जो ड है, उसके लिए और कुछ ज्यादा मत सोचो, क्योंकि वो खुद की जो आकृति है वही अपने लिए नई है, डिजाइन एकदम नई है, कभी देखा ही नहीं, पहली बार देख रहे हैं। तो इसको पहले याद रखो, ये वाला ये ड है, बस इसे याद रखो। मैं पहले भी बोला था कि स्वर और व्यंजन की जो मूल डिजाइन है ना, उसे याद रखेंगे तो जोड़ाक्षर संयुक्ताक्षर आपको याद रह जा, लेकिन आपको वो याद नहीं रहा तो इसे आप नहीं पकड़ पाओगे। अब हम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर भी रसवऊ लगाते हैं, पीछे भी रसवऊ लगा के देख लेते हैं, नीचे भी लगा के देख लेते हैं। आप बोलो मात्रा यहाँ लगाओ तो भी लगा के देखते हैं, ऊपर लगाओ, सभी तरीके से हम अक्षर को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, बराबर। तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। ट के नीचे ढ, अब वो ड के नीचे ढ है, ये ट था, पर इन लोगों का ढ कैसा था? ये वाला था, भरी हुई बिंदी, ये मूल ढ था, बस यही ढ यहां लगाएंगे तो ये वाली लाइन निकल जाएगी। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, प्राचीन ना। मैं पहले इसे समझो, सभी हस्तप्रतों में हो सकता है कि आपको ट और ढ ऐसा ही मिलेगा। ड और ढ, ये ट नहीं है, ड है, ये वाला ड है, बराबर। ड और नीचे ढ है, नीचे तो आप पकड़ सकेंगे कि ये बिंदी है ना, इसीलिए ढ आप पकड़ लेंगे कि ये ढ है। मानो कि बिंदी ना हो ना, तो आप री की मात्रा बना देंगे, ट्री बन जाएगा। सर किसी में नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वही स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादातर जब दो ड आएगा ना, तो ही ये मिलेगा आपको ड, बराबर। यानी कि एक बात पक्की हो गई कि हस्तप्रत में सभी जगह पर ये भी ड मिलेगा और ये भी मिलेंगे, दो मिलेंगे, बराबर। अब दूसरी बात ये भी आती है कि अण है, तो इन लोगों का अकेला अण कैसा था? आपने स्वर व्यंजन में देखे थे, तो एक अण ऐसा था कुछ, बराबर, ये बन गया अण, बराबर। फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो ये बना अकेला अण। तो जब ये अण आपके सामने आएगा तब आप इसे अण ही पढ़ेंगे। हो सकता है कि अण भी पढ़े और गे भी पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये ग है और एक मात्रा आगे पड़ी है, बराबर। और हमने बताए थे कि मात्रा जो थी, तो मात्रा का नीचे वाला भाग थोड़ा इस तरफ मुड़ा हुआ होगा, बराबर, और पीछे वाला जो आ की मात्रा है वो
वो सीधी रहेगी, बराबर। तो ये बात तो पक्की है। अब जब यह एक अणा था, अब जब दो अणा होगा तो, और ये लोग ऊपर नीचे की जोड़नी कर रहे थे, तो ऐसा के ऐसा एक अणा नीचे भी बनाना पड़ेगा। तो आप ही बताओ मैं कैसे बनाऊं? बनी नहीं गया, नहीं, ये डिजाइन सेट नहीं होगी। तो ये तीनों लाइन फिर से करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये किसको किसके साथ में ज्वाइंट करूं? नहीं होगा, बराबर। तो इन लोगों ने क्या किया कि सभी जगह पर जब दो अणा मिलेंगे तो आपको ये डिजाइन मिलेगा। एक अणा बना के इसके ऊपर एक क्रॉस लाइन कर दिया, ये बन गया दोनों अणा। वो भी हो सकता है, हो सकता है। पूर्णा कोई अंतर नहीं है, गे और अणा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है, बराबर। लेकिन जब दो अणा साथ में आएगा तो ऊपर नीचे वो आदमी लिख ही नहीं सकता, तब आपको उस जगह पर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। एक अणा लिखा है और बीच में क्रॉस लाइन बना दिया, ये बन गया दोनों अणा। कैसे? युक्ताक्षर पहले लिखिए, युक्ताक्षर देवनागरी का जो है, हाँ, वो बायां साइड पे लिखिए, हाँ, और उसके बाद इसको लिखिए तो हमें पकड़ने में, हाँ, अर्वाचीन और प्राचीन दोनों साथ में ना। तो ये आज की देखिए, अर्वाचीन और प्राचीन दोनों साथ में लिखें। तो जैसे आज की तारीख में हम लोग ये अणा ऐसा बनाते हैं, बराबर, अर्वाचीन में, बराबर। और प्राचीन में कैसा बनता था? तो प्राचीन में ये वाला अणा बनता था, ये बन गया अणा, ये अर्वाचीन है और ये प्राचीन है, बराबर। अब जबकि दो अणा साथ में आप जोड़ाक्षर बनाएंगे तब आप क्या करते हैं, यही अणा और ये लाइन निकाल के आप एक अणा और ज्वाइंट करते हैं, ये बन गया दोनों अणा, बराबर। तो अर्वाचीन में आप ऐसा करते हो, तो प्राचीन में कैसा होता था? इनका मूल आकृति ये है, तो दो अणा ऊपर नीचे लिखते थे। आज की तारीख में आप आगे पीछे लिख रहे हो तो ऊपर नीचे लिख ही नहीं सकते। तब इन लोगों ने ये रास्ता निकाला कि एक अणा करके क्रॉस लाइन बना दिया। ये प्रयोग और कहीं भी होता है, सभी जगह पर काटने वाला प्रयोग और कहीं भी होता है। नहीं, ये काटने वाला प्रयोग एक अणा में ही है, हाँ। लेकिन आप इसे डिलीट कर दिया ऐसा मत समझना, ये डिलीट नहीं है, हाँ। क्योंकि आज सभी जगह पर ये जैसे ये अणा है, अब गलती से लिख दिए तो आप ऐसा भी कर देते, तो ये डिलीट नहीं है, उसकी डिजाइन कुछ ऐसी है, तो ये बन गया दोनों अणा। फिर आता है दो त। तो दो त भी हमने देखे थे, डबल जब में भी आपने काटने वाला प्रयोग बताया। हाँ हाँ, वो जब काटने वाला नहीं था, लेकिन बीच में क्रॉस लाइन थी, बराबर है। इसमें भी है और भी एक आएगा वो, लेकिन ये जैसे अकेला त था तो कुछ ऐसा था, अर्वाचीन और प्राचीन। लेकिन प्राचीन में क्या था कि त के साथ कोई भी चीज जुड़े तब आगे वाला भाग निकल जाता था, बराबर। तो ये भाग निकल गया, जैसे सत्त, बराबर, पुत्त, तो दो त आएगा, तो दूसरा तक मैं कहाँ लगाऊं? और ये लोग ऊपर नीचे की जोड़नी कर रहे थे, तो नीचे और एक त आएगा, तब ये त निकल गया, ये पार्ट निकल गया, और ये यहाँ पर ये त बन गया। तो सभी उसका भी ये और एक रूप है, वो नीचे का हिस्सा नहीं रहता है ऐसा, ना, सामने का यहाँ तो रहता है। नहीं, वो पहले हमने किया है ना कि दो ऐसी लाइन होगी, ऐसी भी मिलती है। हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। पहले धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं कि
ऊपर आधा त हो गया और नीचे पूरा त बन गया। तो हो सकता है कि हस्तप्रत में ये पद्धति भी मिले और कोई जगह पर आपको ये भी मिले, क्योंकि त के लिए एक नियम था कि त के साथ कोई भी चीज जोड़ेगी तब आगे वाला भाग निकल जाएगा। तो ये बन गया 2 त, बराबर। ये ऊपर नीचे की जोड़नी है और वही स्टाइल आज भी आप करते हो। ये बना त, तो आप भी सत्य ऐसा लिखते हो। आगे ये क्यों नहीं करते? ये भी करो ना, सब जगह पर आप कर रहे हो आधा था, तो यहां पर ये चीज आप नहीं कर रहे हो। वही पुरानी स्टाइल यहां पर भी आज भी रह गई है त के अंदर। हाँ, अब इसके अंदर ये हो सकता है कि त्र भी बन जाए, लेकिन त्र नहीं है, बराबर। त्र नहीं है तो आप नहीं है, बराबर। अभी तो नहीं है, लेकिन पढ़ भी सकते हैं कि त्र है या सत्ता है। तो आप एक काम करो, आगे पीछे वाले अक्षरों से उसका उच्चारण करो। आगे कोई शब्द अक्षर बोलो, मैं लिख के देखूं, फिर आप उसका उच्चारण करो। आज की डेट में सब वक्त भी लिखते हैं, तो त के आगे भी ऐसा रहता है। त के आगे त के जैसे ऊ की बात आते हैं ना, क और त मिला करके, क और त। हाँ, क और त आता है ना, पीछे सब लाइन में आते हैं, बराबर। लेकिन अभी इसको समझ लो कि ये 2 त है तो ये लाइन सीधी है, बराबर। और त्र होगा, त्र अकेला त्र, तो हो सकता है कि ये लाइन आपको ऐसा मिले। हो सकता है कि कोई ग्रंथ में आपको ये स्टाइल से मिले, तब तो आप पक्का पकड़ लेंगे कि ये त्र है। फिर त और थ, वो भी हमने देखा था। ये रहा अकेला त। जब अकेला त था तो ऐसा था, और इसके साथ ये कौन सा है? छ है, अकेला है, नहीं था, नहीं है। संयुक्त में होती तो था। हाँ, ये अकेला है तो ये छ है, लेकिन किसी के साथ जोड़ेगा तब वो था बन जाएगा। था भी बनेगा और छ भी बनेगा, बराबर, संयुक्त में। तब ये दोनों की जोड़नी कैसे होगी? ऊपर नीचे की जोड़नी बनेगी, और त, हाँ, और त जब भी किसी के साथ जुड़ता था तो आगे वाला ये भाग निकल जाता था, तो ये यहां पर ज्वाइंट कर दो, ये बना त और छ। ये त और छ भी है, त और थ भी है, 2 है, यहां दोनों है। हाँ, अब आप क्या करेंगे? आगे और पीछे वाले अक्षर के अनुसंधान से उसका उच्चारण करो। ये त और छ से बैठता है या त और थ से बैठता है? मानो कि प्राकृत ग्रंथ होगा तो त और थ से ही बैठेगा, और संस्कृत होगा तो छ से बैठेगा, बराबर। फिर द और ध, तो द और ढ। वैसे सर त के साथ छ नहीं आता, प्रायः वो जो त है ना वो च में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ हाँ, त के साथ छ आता नहीं है, अगर आता भी है जैसे आता है, तो वो च में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, कन्वर्ट तो नहीं होता, लेकिन इसका ये प्रॉपर रूप ये है, जैसे ऊपर त है नीचे छ है, बराबर है। जब यही चीज आपको हस्तप्रत में मिलेगी, कोई ग्रंथ में मिलेगी, तब ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, वो आपको दिखेगी नहीं। तब हो सकता है कि आपको ऐसा भी मिले, आपकी नजर ऐसी कुछ बन जाएगी, तो ये च और छ बन गया, ये बन गया च और छ, और बीच में से ये लाइन निकाल दूं तो त और थ भी है, त और छ भी है। लेकिन ये अक्सर ऐसा है ना कि जब भी आपके सामने आएगा तो बार बार आपको परेशान, सर अगर वो जुड़ गया तो क्या समझे? च और छ। हाँ,
फिर द और ध है, ये बन गया द, बराबर। और ध इन लोगों का जो था और नीचे करे तो ये बन गया ध। तो आज भी आप ऐसा करते ही हो, सिर्फ द शब्द लिखो, आप ऐसा लिखते हो, तो ये पुरानी स्टाइल है। तो आज आप क्या कर रहे हो, आगे पीछे वाली जोड़नी का भी प्रयोग कर रहे हो और ऊपर नीचे वाली भी यूज करते हो, ये भी यूज करते हो, दोनों परंपरा चला रहे हो। ये पुरानी परंपरा है, आप अभी भी कर रहे हो। तो प्राचीन हस्तप्रतों में आपको द और ध ये भी ऐसा ही मिलेगा। और दूसरा कौन सा बनेगा? आधा द हलन करके कौन सा हलंत कैसे है? बनेगा तो आपने देखना है। दूसरा इसका कैसे होगा? दूसरा कोई नहीं है, आज आज भी यही है। और हस्तप्रत में प्राचीन भी यही मिलेगा आपको, द और ध। सर ये ता और छा रहा, ता के नीचे जो ऑप्शन है ता और छा, दूसरा कंफ्यूजन क्या है इसमें? त और छ भी है ठीक है, और त और थ है, ता और था थ। ये दो कंफ्यूजन हुआ। और मानो कि ये लाइन यहां से यहां ज्वाइंट हो गई तो च और छ भी बन जाएगा। फिर आएगा डबल न। ये लोग जो न बनाते थे तो ऐसी बिंदी भरी हुई रहती थी, ये गोल खुला नहीं रहता था, बराबर। तो एक न आपको ऐसा मिलेगा सभी हस्तप्रतों में, और दो न आएगा तो एक न ऊपर दूसरा न नीचे, बराबर। तो दूसरा न मैं नीचे लगा देता हूं, तो ये बन गया दो न ऊपर नीचे, बराबर। ये सही रूप है, नहीं मैं बोल रहा हूं ये सही रूप है। एक न ऊपर बना, दूसरा न नीचे बना। अब आप मानो कि यही चीज जो राइटर है लिखने को बैठता है तो मेरी पद्धति से थोड़ा वो बनाएगा। तो वो क्या करेगा कि एक न ऐसा बनाएगा, फिर यहां से इधर चला जाएगा और इधर चलाने के बाद यहां रुकेगा, तो ये लाइन भर जाएगी और ये बन गया दो न। अब आप इसे त्र मत पढ़ना, के लिए फिर उसमें क्यों नहीं आती? है ना, आती है ना, हाँ यही आती है। सभी ग्रंथ में आपको यही मिलेगा। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि ये चीज को आप त्र बोलेंगे। हाँ, तो आपकी नजर बिंदी के ऊपर जानी चाहिए, मैं वही बोल रहा हूं। न जाए तो त्र है, लेकिन अन्न लिखा हो तो अत्र नहीं बोल सकते, तन्न अन्न। तो ये बन गया दो न, लेकिन ये भी कठिन नहीं है, सरल है। फिर ब और ब, एक ब ये था, ये बन गया ब, और दूसरा ब जब जोड़ेंगे तो दूसरा ब नीचे आएगा, तो ये बन गया दूसरा ब, सब ब, बराबर। ये बन गया दो ब। तो ब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब भी आप आसानी से पढ़ सकेंगे। फिर एक प्रॉब्लम आपको यहां पर आएगा, ब और भ में आएगा। हाँ, तो ब और भ में क्यों आएगा कि पहले समझ लो कि ब कैसा था, तो इन लोगों का ब ये था और भ कैसा था। भ आपको याद है, भ तीन प्रकार के थे। एक तो फिर से देख लेते हैं, ये वाला भ, दूसरा एक भ ऐसा त जैसा था और यहां पर बिंदी लगाई थी, और एक भ था, तो ये वाला भ था। ये तीन भ थे, बराबर।
अब आप समझो कि ब के साथ जब भ जोड़ेंगे, बराबर, ये वाला भ, तो ये बन गया ब, और इसके नीचे लगा दो भ, तो ये बन गया ब और भ, बराबर। तो ये सही तरीका है जोड़ने का, यही होना चाहिए, बराबर। हाँ, मैं वही बोल रहा हूं कि सही रीत ये है, उसका सही जो आकृति थी ब और ऐसा था और भ ऐसे थे, तो ये दोनों जब ज्वाइंट करेंगे तो डिजाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए ना, लेकिन आपको ये डिजाइन नहीं मिलेगी। कोई ग्रंथ में हो सकता है कि तुभ्भम, तुब्बे शब्द लिखा हो तो ब और भ ऐसा भी मिलेगा, और कोई जगह पर आपको ये भी मिलेगा प और भ, तो ये भी ब और भ है और ये भी ब और भ है। क्या करेंगे? भैया बहुत परेशान कर रहा है। अब आप थोड़ा सोचो कि क्यों कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको सुपात्र ही समझे हैं ना, सुपात्र ही समझे। इस शास्त्र को नहीं, आपका प्रश्न बराबर है, सही है कि लैया ही परेशान कर रहा है आपको, सही बात है, लेकिन ये भी एक प्रश्न है ना कि क्यों कर रहा है। तो वो अपने घर से तो नहीं ला रहा है, अपनी कोई पद्धति तो नहीं ला रहा है। आप ऐसा सोचो कि उस टाइम पर ऐसा कुछ चलता होगा, हो सकता है। और दूसरी बात कि ये सब चीज कोई एक ग्रंथ में नहीं मिलती, बहुत सारी हस्तप्रतों में यही पद्धति मिलती है, यानी कि सब जगह पर यही चलन होगा, सब लोग ऐसे ही बनाते होंगे, तभी वो चला है ना। इसका वर्ग एक ही है, ब का भी और प का वर्ग एक ही है। हाँ वर्ग के हैं सब। हाँ, पर दूसरा मेरा अनुमान ये भी है कि जैसे तुब्बे शब्द है, तो तुब्बे शब्द में कौन से दो अक्षर आएंगे? ब और भ, बराबर। अब आप सोचो कि मैं तुब्बे शब्द बोला तो मैं ब और भ बोला कि प और भ बोला? हाँ, व्याकरण के हो सकता है उस समय के जो व्याकरण चलती होंगे तो एक हर्षी होगी, आदेश भी, आकर भी होगी, रूप होगी, ये सब चीजें इस हाँ। कारण से भी प्रयोग होती होंगी। बराबर, हो सकता है, लेकिन अनुमान है ना, अनुमान ये भी करो, ये करो, वो करो, लेकिन अभी पर व्याकरण के हिसाब से देखो, हो सकती है व्याकरण की बराबर, तो ऐसे भी वो सेट हो सकता है। तो आपको सभी जगह पर प और भ यही मिलेगा, बराबर। और आप ये रही मात्रा, ये बन गया त, और नीचे लगा दो ह्रस्व उ। अब आप इसका उच्चारण करो तो तुब्बे शब्द प और भ ही है, बराबर। ब और भ बोल लिखो या प और भ लिखो, अर्थ उच्चारण तो एक ही होगा, बराबर। तो हो सकता है कि कोई भी हस्तप्रत पकड़ के बैठो तो आपको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, लेकिन दोनों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए बस। फिर इसके पीछे जो एक अक्षर आ रहा है वो थोड़ा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम करे। तो जैसे दो ल है, बराबर, तो एक ल कैसा था? तो इन लोगों का एक ल कुछ ऐसा था, ये रहा डंडा और ये रही सिररेखा, एक ल ऐसा था। अब दूसरा ल बनाओ तो सेम टू सेम नीचे बनाना पड़ेगा, बराबर। तो आप देखो ये बन गया दूसरा ल, ये बन गया एक ल और दूसरा ल नीचे बना, ये दो ल बन गए। तो इसकी डिजाइन कुछ ऐसी होगी, बराबर।
और दूसरी एक चीज देखो कि ये मैंने पहले ल बनाया और दूसरा ल नीचे बनाया, तो ये लहिया इसी तरीके से लिखेगा? नहीं करेगा। वो क्या करेगा, पहले ये पार्ट बनाएगा, जैसे ये ऐसा करेगा, एक ही स्टेप में ये बना दिया और दूसरे स्टेप में इसने ऐसा बना दिया, ये बन गया। क्योंकि वो भी आज की जो देवनागरी लिपि वो लगभग तो सेम ही है, उसी को इस साइड पे लिखते हैं और उल्टा करते हैं तो लगभग सेम ही दिखती है। बराबर, कोई कोई जगह पर हो सकता है। दोनों सही है, दोनों ही बनेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सही तरीका ये होना चाहिए ना, लेकिन जो लिखने वाला है वो भी अपना थोड़ा सोचेगा, उसकी कलम, उसका हाथ वो कैसे चला जाएगा, वो तो अपने ऊपर डिपेंड है। तो हो सकता है कि वो आदमी ऐसा ही लिखे, बराबर ये मिलेगा ना। तो ये जब मिलेगा, ये डिजाइन आपके सामने आएगी, तब आप पक्का इसे 2 ल नहीं पढ़ेंगे, 2 ल नहीं पढ़ेंगे। वो जो शुरू वाला जो हिस्सा है वो शिरोरेखा से टच नहीं होगा ना? नहीं होगा, जितना है उतनी ही शिरोरेखा है, बराबर। तो ये जब डिजाइन आपके सामने आएगी तब आप इसे क्या बोलेंगे? तो लगभग हमारे साइड ये लोग क्या करते हैं, जैसे ये डिजाइन है तो ये डिजाइन गुजराती द ऐसा है, हाँ ये बन गया गुजराती द, बराबर। तो बहुत सारे लोग इसे द बोलते हैं, और ये डिजाइन है त्र वाली, बराबर। डबल त में भी बनेगा, और अकेला त्र है तो अकेला त्र भी हम ऐसा ही करते हैं ना, तो वही डिजाइन यहां पर है। तो दत्र, जैसे मल्ल शब्द हो। अब मैं आपको लिख के दिखाऊं, ये बन गया मल्ल, ये म है, ऊपर ल है, दूसरा ल नीचे है। अब ये शब्द आपके सामने आया, तब आप इसको क्या बोलेंगे? नहीं, ह नहीं, मदत्र। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इसे मदत्र करते, फिर अपनी गलती पकड़ लेते कि मदत्र का मतलब क्या है, कुछ नहीं निकलता, तो आप गलत हो। फिर मैं उसको पूछ रहा हूं कि नहीं, मदत्र नहीं है, फिर भी इसे नहीं पकड़ सकते। तो मेरे हिसाब से ये अक्षर भी एक थोड़ा कठिन में से एक है। तो इसे भी आप चारों तरफ से देख लो कि ल कैसा था, दूसरा ल आप जोड़ के देखो, तब आप इसे सॉल्व कर सकेंगे। आपको किसी ने बुलाया होगा सर? कहाँ पर? किसी ने बुलाया होगा आपको ये पढ़वाने के लिए? हो सकता है। आज भी बहुत सारे ऐसी बात नहीं है कि मैं भी सब पढ़ सकता हूँ। थोड़ा सोचना पड़ता है, अभ्यास भी करना पड़ता है, अनुभव भी करना पड़ता है। बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, बीच बीच में मैं बताता रहता हूँ, तब आपको पता चलता है कि भी मुझे भी पता नहीं चलता है, लेकिन अनुमान से, कोई अनुसंधान से, आज मैं भी वही करता हूँ कि मेरी भी गलती जब रहती है तो मैं क्या करता हूँ, ये डिजाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, बराबर। एक अलग से नोट पेन लेके वो डिजाइन करके देख लेता हूँ, तब पकड़ लेते कि ये तो ये अक्षर है, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, बराबर। फिर इससे आगे जाते हैं, 2 व, बराबर, डबल व। तो डबल व में क्या होता है, एक व ऊपर है, दूसरा व नीचे है, तो वो भी सरल है, कोई कठिन नहीं है, बराबर। और कोई गलती हो सकती है इसके अंदर? छ तो नहीं होगा ना, बीच में एक क्रॉस लाइन हो तो छ बनेगा ना, सीधा है। ये एक व और दूसरा व होगा, तो यही गोला एक और होगा,
सव्व पाव पणासणो लिखा हो तो सव्व ऐसा मिल सकता है आपको। ये बन गया सव्व। फिर तकलीफ अब चालू हो रही है त में। जो त और क है ना, उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आता है त और क। तो त और क में क्या रहता है, आज हम करते हैं त और क, तो त एक आधा आगे लिखते हैं और क एक पीछे, ये क बना देते हैं। ये बन गया त और क। अब इसी को प्राचीन रूप से लिखना हो तो क्या करने पड़ेगा, ऊपर त आएगा, नीचे क आएगा। अब आपको एक चीज याद है, क भी 3 प्रकार के थे, बराबर। एक सीधा था ऐसा, तो हो सकता है कि यहां पर लगा त, यहां पर लगा क, ये बन गया त और क। बराबर, स्पष्ट है, ऊपर त है, नीचे क है। लेकिन और कौन से अक्षर निकल सकते हैं? सर आप क और क बता रहे हैं कि त और क बता रहे हैं? हाँ, अब ऐसा ही सब देखो। प्राचीन लिपि में एक चीज ये है कि कभी भी सामने आएगी ना, तब आप इसे पकड़ नहीं सकते कि कौन आधा है और कौन पूरा है, कौन हलंत है और कौन, वो नहीं पकड़ सकते। लेकिन एक बात पक्की है कि जो ऊपर वाला है वो आधा है, नीचे वाला पूरा है। लेकिन कभी कभी कोई अक्षर ऐसा भी है कि जो आधा है ना वो बड़ा दिखता है, और छोटा है वो एकदम, जो बड़ा है वो एकदम छोटा दिखता है। आगे आता है वो देखेंगे हम। लेकिन इसके अंदर गड़बड़ कहाँ होगी, तो इसके अंदर गड़बड़ ये होगी कि ऊपर त है, नीचे क है, स्पष्ट है आकृति। लेकिन ये जब सामने आएगी तब आप इसे क्या पढ़ेंगे? हाँ, तो हो सकता है कि इसे त बोले, इसे व बोले और इसे रस्व उ की मात्रा बोले, तब आपकी नजर यहां पर नहीं गई, नहीं गई, तो आप त व और उ बोले, बराबर। लेकिन यहाँ सिररेखा है, तो अब क्या होगा? तो मेरे हिसाब से ज्यादा सोचना नहीं है। ऊपर त है, नीचे क है, बराबर। सत्कार शब्द ऐसे बन सकता है। हाँ, ना ना न कैसे बनेगा? ना, वो ना नहीं बनेगा, क्योंकि न तो बिंदी वाला था, ये सीधी लाइन वाला है ना, तो ये त और क ही है। जब भी ये आपको कोई ग्रंथ में मिले ना, तब आप ज्यादा मत सोचना, आप एक ही चीज नजर करना, ऊपर त है, नीचे क है, और कुछ ज्यादा मत सोचो। और दूसरी बात सोचो तो सिररेखा के ऊपर नजर कर लो, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे, बराबर। फिर आता है त और ख। ये रहा अर्वाचीन त और ख। अब प्राचीन में कैसा होगा वो भी देख लेते हैं। ये आगे पीछे की जोड़नी है, ये ऊपर नीचे की जोड़नी है। ऊपर त है, नीचे ख है, तो इसकी कुछ डिजाइन ऐसे ही बन जाएगी, यही मिलेगा आपको। तब ये देखने के बाद आपको एक चीज याद रखना है कि त कोई भी जगह पर होगा, किसी के भी साथ जुड़ेगा तब सीधी लाइन वाला हो जाएगा, आगे वाला ये भाग नहीं होगा, बराबर। तो त और क, त और ख, ये भी देखा। अब आगे देखते हैं। ये ऊपर नीचे ही हुआ ना,
ये ऊपर त है। ख तो साइड में है, हाँ, ख के ऊपर ही। लेकिन ख का जो स्वरूप है वो चौड़ा है ना, इसी कारण ऐसा आपको लग रहा है कि वो साइड में है या ऊपर है, लेकिन ऊपर त है नीचे ख है, ऐसा ही समझो। बराबर। फिर दो त हमने देखे, अब आया त और न। तो हम लोग त जैसे रत्न लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं, बराबर। और प्राचीन में आपको क्या मिलेगा, तो त और न तो वो ही है, ऊपर त आएगा, ये भी मिल सकता है, ऊपर त आएगा और नीचे न मिलेगा आपको। ऊपर त है, नीचे न है। ये डिजाइन आपको त और न में मिलेगी, बराबर। पहले ये देख लिया, जैसे रत्न शब्द हो तो ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा। और अच्छा सर, ये चीज है ना कि कहीं और जो लिपिकार हैं उनसे भी कई त्रुटियां नहीं है, ये ऐसे न और त्र इस प्रकार से लिखते लिखना था बराबर है, लेकिन हम लोग अर्थ ले रहे हैं कुछ और ही, बराबर तो ये समझ नहीं पा रहे हैं। बराबर। लेकिन है वो वर्ण या ना लिखे गए हैं, लेकिन ये तो आपका बराबर, आपकी बात सही है, लेकिन अभी जो उसमें कोई ये भी नहीं, डिलीट भी नहीं की गई ना कोई मात्रा नहीं ऐसी पहचान भी नहीं की गई जो जिसको गलत ठहराते थे। जैसे हम हमें डिलीट करने के लिए वर्ण की रेखा काटने के लिए या बुझा गया है, लाल मान किया गया है, इस प्रकार से वो कुछ भी सही नहीं दिया गया है, जिससे पता नहीं, चलता कोई है। कोई उदाहरण हो तो बताओ, कोई एग्जाम्पल हो तो बताओ। नहीं, ऐसा हो सकता लेकिन हाँ, आपकी सोच बराबर है, आपकी बात। काल्पनिक शब्द को सोच के क्या करेंगे? हाँ। ये काल्पनिक जो शब्द है वो जो है ही नहीं या हमें पता नहीं, उसको सोच के क्या करेंगे? हाँ, जबकि आप अभी हम लोग क्या करें, इसे जानने के लिए बैठे हैं, ये लिपि को, ये प्राचीन सब अक्षरों को जानने के लिए बैठे हैं। और आप अभी एक चीज ध्यान में रखो कि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले दिन भी बोला था, बराबर। जो कुछ आपको दिखा रहा हूँ मैं अपने घर से कुछ नहीं लाया, मेरे घर का कुछ नहीं है। जो कुछ आपके सामने रख रहा हूँ वो भी कहाँ से उठाया है कि एक आदमी ने सभी हस्तप्रत के ऊपर नजर डाली हुई है, सभी हस्तप्रत इसके हाथ में से गई है, लाखों हस्तप्रत देखी हुई है। वो देखने के बाद ही वही आदमी बोल सकता है कि त और न ऐसा ही होना चाहिए, मुझे ऐसा ही मिलेगा, दूसरा कोई स्वरूप मिला ही नहीं है। तो वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। अब और तो कोई प्रश्न होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और ना का एक और मिल रहा है। हाँ, एक और भी है। तो जैसे ये कॉमन है, आप इसे पढ़ सकते हो। और एक जगह पर इन्होंने ऐसा भी देखा, जबकि आज तक हम जो देख रहे हैं तो उसमें क्या आया था कि त अकेला था तो पूरा होगा, और इसके साथ कुछ भी ज्वाइंट होगा तो आगे वाला भाग निकल जाएगा। जबकि तीसरा एक रूप मिलता है तो इसके अंदर क्या हुआ कि त पूरा है, बराबर, और न इसने कहां पर ज्वाइंट किया, बराबर। ये बन गया त और यहां बन गया न, ये रूप भी मिला है। तो ये भी ऊपर नीचे की जोड़नी है, ऊपर त है नीचे न है। तो मैं अब ये बोलता हूं ये क्यों बनाया भाई, यहां कौन आधा है कौन पूरा है? तो आधा त है लेकिन देखने में वो बड़ा है, और जो पूरा है वो देखने में छोटा बन गया, बराबर। फिर भी अभी हम इसके डीप में नहीं जाना है। आप एक ही बात याद रखो कि ये जब सामने आएगा तो आपको पढ़ने में तकलीफ होगी नहीं होगी?
आप आराम से पढ़ सकते हो। त और न, रत्न लिखा हो तो रत्न बोलेंगे। फिर आया त और य, तो उसमें भी यही होता है। तो इन लोगों का ये वाला था और बीच में यहां पर त लगा दिया, तो ये त है और यहां पर य है। सत्य, तो सय आप उच्चारण करेंगे तो अर्थ नहीं बैठेगा। ये बन गया त और य, बराबर। तो सभी जगह पर आपको यही डिजाइन मिलेगी, त और य में। फिर आएगा त और व। ये बन गया त और यहां बन गया ये व। ऊपर त है, नीचे व है। सत्व, तो ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा। और यहां पर जो है वही डिजाइन में भी मिल सकता है कि जैसे यहां पर त बनाया, ये डिजाइन में भी मिल सकता है। सर इसमें डबल त और व होगा, डबल त और व एक साथ। हाँ, तो कैसा होगा? तो एक त और ज्वाइंट करना पड़ेगा, बराबर। तो ऐसा कोई शब्द हो तो बोलो। सत्व तत्व। सत्व में तो मेरे हिसाब से त और व ही आएगा, दोनों में बन जाता है। बराबर, यही आता है। तत्व तत्व। तत्व, तो हस्तप्रत में तो दो ऐसा ही मिलेगा आपको, दो त वाला। अशुद्ध है, अशुद्ध हो जाएगा। हाँ, अशुद्ध है तो, लेकिन मैं यही बोल रहा हूं कि आप जो बोल रहे हो वो शुद्ध है, लेकिन हस्तप्रत में सत्व आपको यही डिजाइन में मिलेगा। तो और एक तो कहाँ लगाओ आप बोलो, तो आगे डंडी करूं, ये वाले में। हाँ, यहां लंबा करूं तो एक तो और बन जाएगा, बराबर। लेकिन ये डिजाइन में मिले तो उसमें दो लाइन कर देंगे तो ऊपर एक और लाइन करके, ऊपर एक लाइन और कर दे, ऐसा करूं। नहीं सर, पहले त बनेगा, उसके बाद वो वाले में आधा त और वो बनेगा। तो लेकिन मैं लिखूं कैसे? सर हम लोग अपन जो हिंदी में पहले हिंदी में कैसे लिखते थे देखना। पहले देवनागरी लिखेंगे कैसे। आओ, तत्व। एक्चुअली तत्व शब्द जो है ये आज में अर्वाचीन ये है, दो व्यंजन एक साथ आते हैं। बराबर। अब उसको प्राचीन पद्धति से लिखो। सर ये जो लिखा आपने, नहीं सॉरी, या तो ये हम ऐसे लिख लें नहीं है, ये भी नहीं। या फिर हाँ वो लिखा ना ऊपर वैसे ही ऐसे लिख लें जैसे आपने लिखा। जैसे आपने लिखा। नहीं लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे तो फिर अशुद्ध हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि भले आप सही हो आज की तारीख में, लेकिन हस्तप्रत में ये स्वरूप नहीं मिलता। कोई जगह पर हो तो दिखाओ, कोई हस्तप्रत में। प्राकृत में तच्च बन जाता है तो वो च का तो रूप आपने बता ही दिया है। हाँ, लेकिन मुझे तो ऐसा देखने को नहीं मिला। मिला होता तो मैंने यहां पर रखा होता, बराबर। तो ये बन गया त और व। फिर आया त और स। एक अक्षर और भी देख लेते हैं। ये बन गया स और यहां पर लग गया त।
तो ये बना त और श। हाँ, वत्स। ये बनाया व त और श, वत्स शब्द बन गया। बराबर। अब आगे देखते हैं। अब ये सब चीज हमने लिखी, तब इसमें आपने देखा कि पहला त आया था, फिर दूसरे अक्षर थे। अब क्या हो रहा है, आगे सब अलग अक्षर है और पीछे त आ रहा है। यहां पहले त था, अब दूसरा त आ रहा है। वो कैसा बनता था, तो जैसे क और त, तो आज हम ये वाला क बनाते हैं, यहां पर क बनते हैं और यहां पर त बनता है। आज हम ऐसे लिखते हैं, बराबर। वक्त, तो प्राचीन में कैसा लिखते थे, तो पहला क आएगा, फिर त आएगा। और क में भी आपको याद है 3 डिजाइन थी। तो हो सकता है कि पहले क मुझे बनाना पड़े, तो मैंने ये बनाना शुरू किया, ये बन गया क, और नीचे आएगा त। अब आप बताओ, मैं ऐसा त बनाऊं, सिकता है, वक्त है, सक्त है, बराबर। ऐसा बनाऊं, तो भी क और त बनेगा। और दूसरा अपना एक क ये भी था, ये वाला क था, और इसके नीचे त आएगा। तो कोई जगह पर आपको ये डिजाइन भी मिलेगा। तब यहां त सीधी लाइन वाला नहीं बनता, त पूरा होता है, क्योंकि आधा क है और ये त पूरा है। तो हो सकता है कि आपको ये डिजाइन में भी मिल सके। और कोई जगह पर आपको ये क मिले, ये बन गया क, और इसी के अंदर ये बन गया क और त। तो आजकल ये भी क और त है, ये भी क और त है, और ये भी क और त है। लेकिन देखने में क्या लगता है कि त आगे है और पीछे क है, लगता है ऐसा है। आपको ये लगता है कि ये त है और ये वाला क है, ऐसा लगता है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, ऊपर क है और नीचे ये वाला भाग जो है वो त का है, समझे। ये वाला जो भाग है वो त का है, और ये त निकाल दे, ये भाग तो बन गया क। तो ऊपर क भी है और नीचे वही भाग त में भी बन रहा है। तो दोनों डिजाइन मिलेगी, लेकिन है एकदम सरल, खाली समझने की जरूरत है। लेकिन ये जब सामने आएगा तब आपको परेशान करेगा। तब तो सर वो फॉर्मूला नहीं चलेगा यहाँ पे कि अगर तो किसी के साथ जुड़ जाए तो वो ऐसा नहीं बनता। हाँ। ये जो राइटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा बनाए, कैसा बनाता है। लेकिन जो मेरे हिसाब से क्या है कि कॉमन जो डिजाइन है ना, वही होनी चाहिए, बराबर। हाँ, बन रहा है, बराबर। कोई प्रदेश में ऐसा बनाता है। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ, जैसे क और त आज की तारीख में हम करेंगे तो यही डिजाइन होनी चाहिए, आगे पीछे वाली। लेकिन आप मानो कि भारत के कोई और प्रदेश से आए, मैं कोई और प्रदेश से आया, कोई यहाँ से स्टार्ट करे, कोई यहाँ से स्टार्ट करे,
लिखने का तरीका अलग है, लेकिन जो डिजाइन प्रॉपर बननी चाहिए वो तो सेम बननी चाहिए ना। तो बस सेम प्रॉब्लम हस्तप्रत में भी वही है, बराबर। तो राइटर जो है उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं और भी एक थोड़ी ये भी सोचता हूँ कि जैसे जो डिजाइन बनानी चाहिए आज की तारीख में क और त की अर्वाचीन में, तो मैं जो डिजाइन बनाता हूँ तो सेम टू सेम वही डिजाइन आप बनाते हो। भले किसी भी रास्ते से आप आओ और क और त बना दिया तो देखने में तो समान लगेगा, लेकिन हम दोनों के जो राइटिंग है वो सेम टू सेम थोड़ी बनेंगे, नहीं बनेंगे, थोड़े से अलग बनेंगे। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत माइनर 19-20 तो रहेगा ही रहेगा। तो प्राचीन लिपि में भी सेम प्रॉब्लम है। तो आपको ये त भी लगेगा और क भी लगेगा, बराबर। बस यहाँ तक रखते हैं, बराबर। फिर आगे सब अक्षर देखेंगे।